महंगाई भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, जो भी हमारी मांग होती है, मांग का जो अधिकार है एक तरह से, वो हमको समय पे मिल जाया करे। जो रेल कनेक्टिविटी है उसका विस्तार किया जाए, और दूसरा हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, अभी तक उसका उड़ने का चालू नहीं हुआ है। हम कर्मचारी वर्ग से हैं, तो हम चाहते हैं कि हम युवा पीढ़ी की ओल्ड हमारे न्यू पेंशन स्कीम को बंद करते हुए पूरे देश में, स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आज का युवा कितना बेरोजगार है डाटा बताता है, रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं। ILO की रिपोर्ट आई, उसमें बताते हैं कि जो बेरोजगार है उसमें 83% यूथ है। केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट के पिटारे से क्या क्या खास निकलेगा ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन बजट को लेकर हर लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं। हर वर्ग ये चाहता है कि बजट जो है वो आम लोगों के लिए हितकारी हो। ऐसे में सरगुजा की जनता क्या चाहती है, सरगुजा की जनता को लेकर जो बजट है वो उसे लेकर किस तरह की उम्मीदें लगा कर रखी है, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए चलते हैं सरगुजा के लोगों के बीच और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर जो सरगुजा की जनता है वो क्या सोचती है और किस तरह की उम्मीद लगा कर रखी है। तो चलिए चलते हैं सरगुजा की जनता के बीच। है केंद्र सरकार का किस तरह की उम्मीदें, खासतौर पर बात करें कर्मचारियों की? देखिए, चूंकि हम लोग कर्मचारी वर्ग से हैं, तो हम लोग कर्मचारी हित को सर्वोपरि मानेंगे। जो हमको समय महंगाई भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, जो भी हमारी मांग होती है, मांग का जो अधिकार है एक तरह से, वो हमको समय पे मिल जाया करे। आमतौर पे देखने में मिलता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो DA की घोषणा कर देती है या महंगाई भत्ते की और किसी भत्ते की, राज्य सरकार लागू नहीं कर पाती। तो वहाँ पर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठ पाता। वो एक दूसरे को हीन और तवहीन की भावना से देखते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम अगर बन सके कि जो केंद्र सरकार घोषणा करती है वो राज्य सरकार को भी लागू करना पड़े, एक ऐसा नियम अगर बन जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात, ज़्यादातर कर्मचारी मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो जो आयकर की सीमा है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कुछ और आयकर में छूट दी जाए। तीसरी चीज़, चूँकि हम सरगुजा जिले के निवासी हैं, कर्मचारी हैं अपनी जगह ठीक है, सरगुजा जिले से निवासी हैं, तो सरगुजा जिले के हिसाब से अपन चाहेंगे रेल सुविधाओं का थोड़ा विस्तार हो, रेल लाइन का विस्तार हो। जो अंबिकापुर से बरवाडी और रेणुकूट जोड़ने की बात चल रही है, तो उसका भी बजट में कुछ मिल जाए फंड और ये जुड़ जाए, एक आध और ट्रेन मिल जाए। चूँकि इच्छाएं तो सबकी बढ़ती चली जाती हैं, अनंत होती हैं, तो हमारी भी इच्छाएं रहेंगी कि और सुविधा मिले रेल के मामले में। देखिए, जब भी बजट पेश होती है, चाहे केंद्र की बजट पेश हो चाहे वो राज्य की बजट, उम्मीदें तो बहुत रहती है। काफ़ी विलम्ब हो रहा है कि 8वां वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, इसकी घोषणा हो जानी चाहिए। 2026 में आना है तो इसकी घोषणा कर देनी चाहिए और तैयारियां होनी चाहिए। और जो राज्य सरकार की जो DA की जो समस्या रहती है, केंद्र सरकार जब DA देती है महंगाई भत्ता, तो राज्य सरकार को भी उसके अनुरूप एक अनुबंध है कि राज्य सरकार को भी देना चाहिए एक प्रक्रिया के तहत, लेकिन राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती है। तो एक ठोस नियम या एक कानून बनना चाहिए कि राज्य सरकार को तत्काल उसको देना चाहिए। और जहाँ तक कोरोना काल में महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन उसका जो एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, तो ये भी एरियर का भुगतान किया जाए। और यहाँ भी राज्य सरकार भी हमारी बहुत लगभग लाखों करोड़ रुपया जो है हमारी जो है रोक के रखा हुआ है, तो हमारी जो एरियर का भुगतान है वो भी दिया जाए। और केंद्र के समान जो हमारा महंगाई भत्ता है वो भी नहीं दे रही है। और जो आवास की जो समस्या है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो आवास की समस्या है और राज्य सरकार के आवास की समस्या है, हमेशा ये मांग उठती है कि मुख्यालय में रहा जाए। लेकिन मुख्यालय में रहा जाए तो उनकी सुविधाएं क्या है मुख्यालय में रहने के लिए? सब लोग बाध्य हैं कि जिला मुख्यालय में रहने के लिए बाध्य, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासकीय विभाग है वहाँ पे आवास की सुविधाएं नहीं है, जिस कारण से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो केंद्र सरकार आवास की भी व्यवस्था करे और राज्य सरकार के साथ समन्वय बना के और आवास की व्यवस्था करे। आम जनता के लिए तो आवास की व्यवस्था कर रही है, लेकिन शासन
शासकीय कर्मचारियों के लिए आवास की कोई सुविधा नहीं है, तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जहां तक जो शासकीय कर्मचारियों की जो दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं में जो मौत होती है, तो उनके लिए जो सुविधाएं या उनके परिवार के लिए जो अनुकंपा नियुक्ति की जो 5% की जो एक सीमा तय की गई है, उस पर छूट दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए अनुकंपा नियुक्ति पे। तो केंद्र सरकार इस पे भी, क्योंकि शासकीय कर्मचारी अपना पूरा जीवन काल अल्प वेतन में देकर और अब सरकार के विकास में सारथी बनता है, उसका सहयोगी बनता है, और सरकार दम भरती है कि हम बहुत सारे विकास कर रहे हैं देश में। तो कर्मचारी जो न्यू है, जो सारे उसके जो विकास के जो पैमाना है उसको चरितार्थ करती है, तो शासकीय कर्मचारियों के प्रति गंभीर हो और सरकारी कर्मचारियों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको सुविधाएं दे। चूँकि हम लोग कर्मचारी जगत से हैं, तो राज्य सरकार ही हम लोग का भी जो भी बजट तय करती है उसी पर हम लोग निर्भर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक केंद्र का बजट का बात है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग का जो रेल कनेक्टिविटी है उसका विस्तार किया जाए। और दूसरा, हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, अभी तक उसका उड़ने का चालू नहीं हुआ है, तो मैं केंद्र सरकार से यही चाहूँगा कि उसको इस बजट में चालू कर उड़ान भरें। और दूसरा बात है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपस में अनुबंध है कि जो शासकीय सेवकों को केंद्र सरकार सुविधाएं देंगी वही उसको राज्य सरकार पूर्णतः लागू करेगा। लेकिन हम लोगों ने पिछले सरकार में अपने डीए के लिए बहुत संघर्ष किया है और बचा हुआ है, तो मैं केंद्र सरकार से चाहूँगा कि चूँकि अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसका लाभ हम कर्मचारियों को जरूर मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को विशेष बजट का वहां से दिया जाए, ताकि हम लोग का जो पिछले सरकार का जो हमारा बचा हुआ डीए है कम से कम वो हमको मिल सके। इसमें हम कर्मचारी वर्ग से हैं, तो हम चाहते हैं कि हम युवा पीढ़ी की ओल्ड हमारे न्यू पेंशन स्कीम को बंद करते हुए पूरे देश में, स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिससे हमारे क्या नए जो रिटायर हो रहे हैं तो उनको इस नई न्यू पेंशन के तहत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो केंद्र के जो डीए बढ़ते हैं तो उसके बाद स्टेट में लागू नहीं हो रहे हैं, वो हमारे हमेशा हम पीछे रहते, 4% 8% पीछे होते थे, उससे बहुत हमारे लॉस हो रहा है कर्मचारियों का। हमेशा से हम उनको हम कि भावना से अलग से देखा जाता है, हमेशा हम पीछे रहते हैं, धरना करते हैं, उसके पश्चात भी देने में इनकार होता है, बहुत संघर्ष के बाद जाकर दिए, फिर भी हम हमेशा 4% 5% पीछे रहते हैं। इस बार किस तरह की उम्मीद, क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार हम दोनों सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार, मोदी जी से भी और यहाँ के अपने सरकार से भी चाहूँगा कि कर्मचारियों के साथ साथ अन्य मध्यम वर्ग सभी वर्ग के लोगों को महंगाई से भी निजात दें, और मतलब उसके आधार पर ही सबको सैलरी और सब्जी का दर को सही से बना कर मेंटेन करके रखें। डबल इंजन की सरकार को तो सर अब हम देखिए अपने ये केंद्र सरकार देखिए जो घोषणा करती है, जो अपना राज्य सरकार के कर्मचारी के प्रति कोई वो नहीं होता है, उनको जो केंद्र में मान लो बजट पेश करती हैं, राज्य शासन को भी देना चाहिए। कहा कि हम भी तो मोदी सरकार के पब्लिक है ना, कर्मचारी है ना, उनको एक सम्मान देना चाहिए। जो भी डीए बचा हुआ हमारा पिछला घोषणा किए थे और केंद्र को जारी कर देना चाहिए, राज्य के शासन को बोलना चाहिए क्या उनको भी जानकारी लेना चाहिए। अपना केंद्र सरकार इतना हो गया कि पिछले साल से जितना भी हम घोषणा किया, जो नियमितीकरण करने का भी चतुर्थ श्रेणी का जो घोषणा किया था वो भी नहीं हुआ। जो डीए हम सत्ता में आएंगे वो जारी कराएंगे ये भी हुआ था। और राज्य सरकार को मांग करना चाहिए केंद्र सरकार से हमारा कर्मचारी का इतना हमारा बोझ है, इसको बजट पेश किया जाए। इसके लिए मैं एकदम केंद्र सरकार को विश्वास करता हूं कि हमारा राज्य सरकार का कर्मचारी को भी केंद्र के सम्मान दिए और एरियस का जारी भुगतान दिया जाए। और विकास के लिए जो भी रोड है, नाली है, जो बस का वो है, रेल का, सबको सुविधा को दिया जाए। जैसे डबल इंजन की सरकार है तो उनको करना चाहिए। आगे 5 साल के आने समय के लिए उनको कमाने के हैं तो यही होना, कर्मचारी को खुश कराना चाहिए। यही मैं करना हूँ। केंद्र सरकार को, आप मीडिया आपको मैं नमस्ते करता हूँ। आपने केंद्र को पहुँचाने का ये निर्णय लिया गया है, मैं इसके लिए बहुत सरकार है। बजट से किस तरह की उम्मीदें, खासतौर पर कर्मचारी वर्ग की बात करें और सरगुजा के लोगों की बात करें? ऐसे तो सर कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए, जो केंद्र जो बढ़ाता है तो राज्य सरकार को भी देना चाहिए। और दूसरी है कि पेंशन जो है पेंशन को लागू करना चाहिए।
बीजेपी तो संविदा कर्मचारी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं नियमितीकरण का, किस तरह की अब इस पर उम्मीद है? अब सरकार तो बोली ही कि हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, भाजपा सरकार आएगी तो करेंगे। अब देखिए, अब उम्मीद तो लगी हुई है। दोनों जगह एक सरकार है, लगता है कि कुछ प्रयास होगा, कुछ प्रयास होगा। सरकार बोली है तो करेंगे वो। ये जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है कर्मचारियों को, तो हम चाहेंगे कि राज्य सरकार भी उसका पालन करे। अब जैसे अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार आ गई, तो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार जो सुविधाएं केंद्र के कर्मचारियों को देती है, निश्चित तौर पे राज्य को भी उसको सोचना चाहिए और उसमें केंद्र को ये रखना चाहिए कि राज्य के भी कर्मचारियों को जिस तरीके से केंद्र दे रहा है, राज्य भी उसी तरीके से दे, तो कर्मचारी वर्ग खुश रहेगा। लगता है कि केंद्र से जो कर्मचारी हैं उनसे कम काम करते हैं वो प्रदेश के कर्मचारी हैं और उनके साथ हीन भावना देखते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राज्य के कर्मचारी भी अपने दायित्वों का निर्वहन निश्चित तौर पे अपने पूरे उससे करते हैं। ऐसा नहीं है कहीं केंद्र के कर्मचारी ज़्यादा काम करते हैं, राज्य के ज़्यादा काम। मैं पूर्व में केंद्र में भी रह चुका हूँ, हमने वहाँ भी काम किया है और यहाँ भी जो भी कार्य हमारे लिए जो दायित्व दिया जाता है, निश्चित तौर पर उसका हम 100% निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं और करते भी। देखिए, तीसरी बार चुन के आई है ये पार्टी और हमारी उम्मीद है, सबसे पहली चीज है अनएम्प्लॉयमेंट। आज का युवा कितना बेरोजगार है डाटा बताता है, रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं। ILO की रिपोर्ट आई, उसमें बताते हैं कि जो बेरोजगार है उसमें 83% यूथ है। तो जो हमारी जो जवान पीढ़ी है वो बेरोजगार है तो हमारा देश तो बूढ़ा हो जाएगा, फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम क्या करेंगे। तो इन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, ये नहीं कि जोमेटो और अमेजन के डिलीवरी बॉय बन के ये घूमते रहें। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है, नए नए जॉब्स क्रिएट करने चाहिए इनको। पब्लिक सेक्टर लोग आस लगा के देखते हैं, उस पर जॉब्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप अग्निवीर बना दो और 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल या भाड़े के सोल्जर बना दो आप हमारे युवाओं को, जिससे उनकी सारी आशाओं पे पानी फिर जाए। तो जॉब्स बहुत बड़ी चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा जो उनसे आशा है कि हेल्थ सेक्टर पे काम करें। अभी तक आप देखिए 2% से भी नीचे का खर्चा GDP का हेल्थ पे होता है, जो कि कई देशों की तुलना में बहुत कम है। तो हम विश्व गुरु बन के क्या करेंगे जब हम स्वास्थ्य में ही एकदम आखिरी पीढ़ी पे चले जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं गांव देहात में, मेल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या आप देखिए, एकदम पतले दुबले होते हैं, इस पे काम होना चाहिए। औरतों के स्वास्थ्य देखिए, तो स्वास्थ्य अगली चीज होती है। तीसरी चीज हम उम्मीद करते हैं कि जो इनइक्वालिटी या असमानता हमारे देश में हावी हो रखी है उस पर क्या करते हैं। ये आप देखिए, एक उद्योगपति है, अपने बेटे की शादी के लिए करोड़ों रुपए वार देता है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, दिग्गज वहां नेता पहुंच रहे हैं, और जो हमारे देश की जनता है वो भूख से त्राहिमाम है। 19 करोड़ लोग रोज रात को एक टाइम का खाना बिना खाए सोते हैं, एक डाटा के अनुसार। जब देश की ऐसी हालत है और यहाँ के उद्योगपति अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, शादी को एक इवेंट बना के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए काम करें, उनके लिए नौकरियां दें, उनके लिए अच्छा खान पान रहन सहन हो, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। नहीं तो यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बजट को उम्मीद देखिए क्या है कि बजट तो हर साल आता है। इस साल बजट से नया गवर्नमेंट बना है, नया सरकार आई है, फिर से रिपीट गवर्नमेंट 3rd टर्म आई है, तो 3 गुना इन पे प्रेशर रहेगा। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा बजट होना चाहिए, नया रोजगार होना चाहिए। जैसे अग्निवीर योजना इन्होंने लाया है, अभी आप देख रहे हैं हर कोई को नौकरी चाहिए। चूंकि मैं खेती पेशा एग्रीकल्चर से जुड़ा हूं, तो खेती कोई करना नहीं चाहता, नौजवान में देखा हूं खास करके। तो अग्निवीर योजना के तरह इनको एक खेतीवीर योजना भी लाना चाहिए, जिसमें आज के जवान युद्ध जो भी खेती के प्रति प्रोत्साहित हो। सीरियल क्रॉप का रेट देख रहे हैं भाग रहा है, भागने का कारण क्या है कि खेती कम हो रहा है। हर कोई खेती कम, मतलब खेती नहीं करना चाहते, नौकरी करेंगे पर खेत जाना नहीं चाहेंगे। तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा उसमें डाइवर्ट हों। जो अगर नौकरी नहीं कर पा रहा है, अगर नौकरी का कमी है, तो एग्रीकल्चर में डाइवर्ट हो, एग्रीकल्चर के प्रति उनका रुख बढ़े और एग्रीकल्चर में कुछ स्कीम ऐसा लाए ताकि लोग खेती बाड़ी चालू करें। उससे महंगाई पे भी कंट्रोल रहेगा। अब खेती में क्या होता है कि दाल का रेट बढ़ गया, अरे भैया दाल लगेगा नहीं तो रेट बढ़ेगा ही, स्वाभाविक सा है। अब कोई लगाएगा नहीं, उसका बोलेंगे कि दाल का रेट बढ़ गया, तो बढ़ने का कारण है खेती हो नहीं रहा है, खेती कम हो रहा है, खाली धान का लगा रहे हैं। तो सीरियल क्रॉप हो गया, सब्जी हो गया, ये सब खेती को फल हो गया, प्रोत्साहित करना चाहिए इनको। तो मेरा तो यही उम्मीद है कि खेती पे ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए। खेती प्लस सुरक्षा देश के 2 मतलब अभिन्न मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है
किससे रिजल्ट होना चाहिए? आना चाहिए, मतलब मैं बोल रहा ना, थर्ड टर्म आए हैं और बड़ा झटका से ये लोग आए हैं, बड़ा लटपट में आए हैं। मैं तो यही बोलूँगा, तो इनको सीख है कि भैया अच्छा काम करो और बहुत अच्छा काम करो, तब तो आप कुछ कर पाओगे, आगे चल पाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आप आ रहे हो तो कंटिन्यू आप ही आओगे, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, अगर छात्रों के हित के लिए देखा जाए तो छात्र के लिए सबसे मेन चीज होता है एजुकेशन की जो फीसेस हैं। अगर ये फीसेस अगर रियायत हो, कम हो, तो मिडिल क्लास के और गरीब बच्चे भी अपना एजुकेशन अच्छा पा सकते हैं। और साथ में जैसे बुक्स वगैरह की एबिलिटी हो, नोट्स हो, अगर इन सभी की एबिलिटीज भी अच्छी होंगी तो पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर होगा। साथ में मेरा मानना ये है कि जैसे छोटे गांव से या छोटे जगह से निकलते हैं स्टूडेंट, अगर वो किसी बड़े सिटीज़ में जा रहे हैं तो एक ट्रांसपोर्टिंग भी उनके लिए बहुत अहम मुद्दा रखता है, क्योंकि डेली का अप डाउन का लोगों का सिलसिला रहता है। तो अगर गवर्नमेंट्स अपनी बसेस थोड़ी रियायत करे, कम फेयर हो, तो वो भी स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे और वो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर फैमिली स्ट्रांग नहीं है तो उनको वहाँ सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा मेन टास्क होता है। तो मेरा तो गवर्नमेंट से यही है कि स्टूडेंट्स के लिए अगर फीसेस और कॉलेज के फीसेस, बसेस के फीसेस, ये सब थोड़ा रियायत होंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। पिछले कई सालों से इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि इनकम टैक्स में बदलाव हो, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में महंगाई, मुद्रास्फीति से चीज़ों की चीज़ और आय दोनों कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरी चीज़, मैं एक इनिशिएटिव चाहूँगा गवर्नमेंट से कि वो अब लगभग सब प्रदेशों में, केंद्र में वोट खींचने के लिए या जो भी कह लीजिए जन कल्याण के नाम पे फ्री में बांटने की काफ़ी स्कीम आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो इसके लिए एक अलग फंड निर्धारित करे और उस फंड में कहाँ से पैसा आएगा वो लोगों को बताए। आमतौर पे क्या होता है कि जो मध्यम वर्ग बजट देता है, ये अपना टैक्स देता है, वो टैक्स विकास के कार्यों में कम, इन फ्री के योजनाओं में ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वो हम मध्यम वर्गों का ख्याल रखें और कुछ नया करने की मंशा दिखाए। अभी स्लैब जो है पिछले 5-6 सालों में लोगों की जो आय में भी परिवर्तन हुआ है। लोग पहले 5 लाख कमाते थे, अब 8 लाख कमाते हैं, हम 10 लाख कमाते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें उसी हिसाब से पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आय बढ़ी। उनकी आय बढ़ी तो चीज़ों की महंगाई के कारण वो उतनी ही चीज़ों का उपभोग कर पा रहे हैं जितना वो पहले 5 लाख रुपए में करते थे, और टैक्स में वो और आ जा रहे हैं तो उनको टैक्स की देनदारी बढ़ जा रही है। तो वो उनका वही होना चाहिए। अगर सब कुछ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं टैक्स के स्लैब में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। हाँ, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी भाजपा और केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर मैं प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि प्रदेश को कुछ और फंड मिले, विशेष राज्य का कुछ दर्जा मिले। यहाँ पर आज भी जो दूरगामी क्षेत्र है, जैसे मैं सरगुजा से संबंध रखता हूँ, तो यहाँ की चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा पिछले 20-25 सालों में कोई कहते बहुत उल्लेखनीय बदलाव आया, तो कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। हमारा कोयला वाला अंचल है, कोयला जाता है, बॉक्साइट जाता है, सिर्फ और सिर्फ खनिजों का, कोयला का उपभोग हुआ है। उसके अनुपात में कोई भी यहाँ का विकास नहीं हुआ है। तो इन क्षेत्रों का विकास भी किया जाए। अगर आप उपभोग कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों का विकास भी करें। कभी आके धरातल पे देखें कि यहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं। स्वास्थ्य की समस्या वैसी ही है, शिक्षा के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे जो आप कहते हैं कि आधारभूत ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करने के लिए इस बजट में कम से कम कुछ उल्लेखनीय योगदान करें। केंद्रीय बजट को लेकर हमेशा हर साल खास करके ऐसे इलाके जो पिछड़े हों, और हमारा सरगुजा जो आदिवासी बहुल जिला है, वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार देखिए केंद्रीय बजट को लेकर हर साल उम्मीद रहती है, खास करके ऐसे इलाके जो पिछड़े इलाके में गिने जाते हैं। और सरगुजा हमारा आदिवासी इलाका है जो पिछड़ा माना जाता है और है भी, कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, खास करके सड़क को लेकर, आवागमन की सुविधा को लेकर। अभी हाल फिलहाल में सरगुजा को कई राज्यों से जोड़ने के लिए ट्रेन लाइन की मांग हो रही है। जगह जगह से कई सामाजिक संगठन सरगुजा को ऐसी सेवा से जोड़ना चाह रहे हैं जो उपयोगी, बहुउपयोगी हो और फायदेमंद हो। तो ये राशि, ये जो योजना है वो केंद्र सरकार के मदद के बगैर संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो यहाँ की वाजिब मांग है, खास करके अंबिकापुर रेणुकूट लाइन जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है और
ये रेलवे के लिए फायदेमंद भी है। कई तरह से इसकी जांच हुई है, कई रिपोर्ट तैयार हुई है। तो एक बड़ी योजना है जो केंद्रीय बजट में अगर इसके लिए राशि स्वीकृत हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और सड़क में एनएच जो काम हो रहे हैं, एनएच में कई काम रुके हुए हैं, उसमें भी कुछ बाधाएं हैं, उसको भी दूर करना चाहिए। अंबिकापुर से जो रामानुजगंज का जो नेशनल हाईवे है वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। राशि स्वीकृत हुई है लेकिन कहीं पर कुछ अड़चन है, पर्यावरणीय अड़चन है या कुछ और है, लेकिन इस पर भी निगरानी होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा में जो केंद्रीय सहायता से योजना जो संचालित होती हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और बजट में इसको शामिल करना चाहिए। खास करके हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चूंकि सरगुजा से भाजपा के लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को यहाँ के लोगों की मंशा के अनुरूप मांग को पुरजोर तरीके से रखना चाहिए, शामिल कराना चाहिए और बजट में ज्यादा से ज्यादा सरगुजा के लोगों के लाभ के, उसके हितार्थ काम करना चाहिए। बजट को लेकर सरगुजा को काफ़ी उम्मीदें हैं। यहाँ की कई ज़रूरतें भी हैं लंबे समय से। खास तौर से मैं बात करूँ तो वायु मार्ग की, और वायु मार्ग से हवाई सेवा जो हमको जो शुरू होनी थी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि वायु सेवा हवाई मार्ग के शुरू नहीं होने से फिर से कर रहे थे। केंद्रीय बजट को लेकर सरगुजा को काफ़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर सरगुजा में लंबे समय से मांग चली आ रही है हवाई सेवा की, जो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। और हवाई सेवा नहीं रहने के कारण यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। बाहर से लोग डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ हवाई सेवा की है। और पिछड़ा जगह है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी ज़रूरत है, तो बाहर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है यहाँ नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरे ख्याल से केंद्र को अपने बजट में ये हवाई सेवा को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ सड़क जो है एनएच की भी सड़कें जो है काफ़ी समय से नहीं बन पाई हैं। बजट में इनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ शिक्षा की भी जो है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, तो इसके लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान करना चाहिए ताकि यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को लाभ मिल सके केंद्र के बजट में। आदिवासी सरगुजा हमारा काफ़ी आदिवासी अंचल क्षेत्र है और ख़ास तौर से गृहिणियों के लिए अलग से कुछ बजट में ऐसा शामिल करना चाहिए ताकि उनको भी आत्मनिर्भर बन सके, वो आगे आ सकें। क्योंकि आदिवासी अंचल में लोग पिछड़े क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, वो उन्हें आगे लाने के लिए भी बजट में कुछ ऐसा प्रावधान शामिल करना चाहिए। देखिए, ये देश का बजट कल पेश होने वाला है और पूरे देश के साथ साथ सरगुजा और अंबिकापुर की जनता भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें करके रखी हुई है। उम्मीद हमें इस बार बेहतर रेल कनेक्टिविटी को लेकर के है। अंबिकापुर से रेणुकूट, जो वर्षों पुरानी यहाँ की सरगुजा अंचल के लोगों की मांग है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अगर हम रेणुकूट से जुड़ते हैं तो हम सीधे बनारस से जुड़ जाएंगे, जिससे हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगा। जो युवा हैं, जो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अगर दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो या बॉम्बे जाना हो, पुणे जाना हो, तो हम सीधे रेल के माध्यम से वहां तक जाने के लिए आवागमन की जो सुविधा है वो हमें बेहतर से बेहतर मिल पाएगी। तो इसलिए हमें इस बार के बजट में ये उम्मीद है कि रेल कनेक्टिविटी के लिए बेहतर रेल सुविधा हम सरगुजा अंचल के लोगों को मिल पाएगी। मोदी सरकार का तीसरा बजट आ रहा है। मोदी सरकार का तीसरा बजट आ रहा है। हमें सरगुजा वासियों को बहुत उम्मीद है कि सरगुजा को इस बार बहुत कुछ मिलेगा। हवाई सेवाओं का विस्तार हो चाहे रेलवे का विस्तार हो। एयरपोर्ट तो अंबिकापुर का बन ही गया है। उम्मीद है इस बजट में ऐसा कुछ आएगा कि एयरपोर्ट स्टार्ट भी हो जाए और हमारे यहाँ से फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाए रेगुलर के लिए। और ट्रेन सेवा का हमारे यहाँ से दिल्ली के लिए वीकली ट्रेन चलती है। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि उसको डेली चलाया जाए। और तीसरा जीएसटी को लेके है कि जीएसटी को थोड़ा सरलीकरण किया जाए ताकि छोटे व्यापारियों का भी कुछ भला हो सके। जो 5 करोड़ वाली लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट तो अच्छा कर ही रही है, उम्मीद है कि और अच्छा करेगी व्यापारियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। इसी शुभकामनाओं के साथ मोदी सरकार का तीसरा बजट आ रहा है। उम्मीदें हैं कि और उम्मीदों से भरा हुआ ये बजट होगा।
और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि सरगुजा के लिए इसमें बहुत कुछ होगा, चाहे वो हवाई सेवा को लेकर हो, चाहे ट्रेन सेवा को लेकर हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। हवाई सेवा को लेकर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना है उसमें जल्दी से जल्दी सर्व सुविधाओं के साथ यहाँ की फ्लाइट चालू की जाए। और ट्रेन को लेकर कैसा है कि हमारे यहाँ से पिछले साल गवर्नमेंट ने दिल्ली के लिए ट्रेन चालू की थी, वो अभी साप्ताहिक चलती है। हम सरगुजा वासी चाहते हैं कि वो ट्रेन डेली चले और इससे लोगों का आवागमन भी बेहतर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो बाई एयर हो चाहे बाई ट्रेन हो, बेहतर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और गवर्नमेंट को उद्योग के लिए सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उद्योग के लिए बहुत कुछ कम है, केवल राइस मिल्स हैं और भी 2-4 उद्योग ही लग पाते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी सरगुजा के लिए लानी चाहिए जिसमें यहाँ सरगुजा का भला हो सके। कुछ ऐसी सब्सिडी लानी चाहिए, कुछ ऐसी लानी चाहिए जिससे भारत का भला, सरगुजा का भला हो सके। उसके स्लैब में क्या होना चाहिए? जीएसटी को लेके गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका थोड़ा और सरलीकरण करे। अब छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो बहुत ज्यादा अकाउंटेंट तो रख नहीं सकते हैं और बहुत ज्यादा वो सीए भी नहीं रख पाते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि छोटे व्यापारियों के लिए इतनी सुविधा लाएं कि वो इजी वे में अपना काम कर सकें। जीएसटी में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। उस पर गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो 5 करोड़ की एक लिमिट है ई इनवाइसिंग को, गवर्नमेंट को उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यापारी, हर व्यापारी कंप्यूटर नहीं लगा सकता, हर व्यापारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हर गवर्नमेंट के सिस्टम को जान सके। तो मेरी समझ में गवर्नमेंट को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि छोटा व्यापारी भी सर्वाइव कर सके, व्यापार वो चला सके और गवर्नमेंट के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल सके। युवा के लिए तो देश में सबसे बड़ा अभी मुद्दा जो है बेरोजगारी ही है। तो बेरोजगारी जितना जल्दी कम हो सके उतना अच्छा है युवाओं के लिए। प्लस शिक्षा का जो स्तर है उसको भी सुधार होना चाहिए। शिक्षा को जितना सरल किया जाएगा उतना अच्छा है आने वाले पीढ़ियों के लिए, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा पे जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको जितना कम हो सके उतना अच्छा है, ताकि ये शिक्षा सभी वर्ग तक पहुंच सके अच्छे से, सरलता से। तो ये थी सरगुजा की जनता जिसे आपने सुना। वो चाहती है कि जो बजट है वो आम लोगों को राहत देने वाला हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर जो कर्मचारियों की बात करें या आम लोगों की बात करें, सबको उम्मीदें हैं कि ये जो बजट है वो उन्हें राहत देने वाला बजट होगा। और जो कर्मचारियों के अलावा जो व्यापारी वर्ग हैं, आम लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो बजट में उन्हें राहत दी जाए ताकि जो बजट है वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जब बजट पेश होगा तो सरगुजा के लिए और सरगुजा की जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा साबित हो पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।